नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पहली खबर पटना से है, जहां राजीव नगर के रोड संख्या 16 में बुधवार को अपराधियों ने जेवर कारोबारी राकेश कुमार सोनी को गोली मार दी थी। अपराधियों ने राकेश कुमार सोनी को उस वक्त गोली मारी थी जब वो अपनी दुकान में थे। दुकान के अंदर की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीर में साफ दिख रहा है कि रंगदारी की मांग करने आए अपराधी कारोबारी से आराम से बात कर रहे हैं। बात करने के दौरान ही एक अपराधी ने राकेश कुमार सोनी को सिर में गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से बाइक से फरार हो गए। बता दें कि बुधवार को अपराधियों ने जेवर कारोबारी को गोली मारी थी। अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। गोली मारकर भागने का वीडियो बुधवार को सामने आया था और आज दुकान के अंदर का वीडियो सामने आया है। अब पुलिस वीडियो के आधार पर अपराधियों के धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, साफ तौर पर अब सीसीटीवी फुटेज आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस को मदद मिलेगी अपराधियों तक पहुंचने में। ये देखिए, बिल्कुल कल भी पुलिस ने यह दावा किया था कि जो क्रिमिनल्स है, जो इन्वॉल्व है इस फायरिंग केस में, जो दुकानदार को गोली मारी गई है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लेकिन 24 घंटे बीत गए हैं और 24 घंटे तक पुलिस अब तक अपराधियों की तक नहीं पहुंच सकी है और अपराधी अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। बहरहाल आज दुकान खुलने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। कल दुकान बंद कर दी गई थी जब कारोबारी को गोली लगी थी, तो इसमें आप देख सकते हैं उस समय कस्टमर भी बैठे हुए थे और अचानक से पिस्टल निकालकर अपराधी ने सर में गोली मार दी। उसके बाद जो कस्टमर बैठे हुए थे वो भी भाग गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये क्लियर है कि कौन से अपराधी जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब देखना होगा इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुंचती है और जो दावे थे वो कब तक पूरा हो पाते हैं। जी बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल भी है। सवाल ये कि अभी कोविड के ऐसे वक्त में जब पुलिस की तैनाती ज्यादा है, पुलिस ज्यादा एक्टिव है और ऐसे में दिन दहाड़े दुकान के अंदर घुसकर गोलीबारी करना अपने आप में पुलिस को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं अपराधी। देखिए, निश्चित तौर पर खासकर जो ये दीघा और राजीव नगर का इलाका है, यहाँ पर हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी और यही कारण था कि कल जो ये घटना है उसके बाद से जो कारोबारी थे वो काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया था, आगजनी कर दी थी और लगातार पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं पुलिस से और देखना होगा अब जो कारोबारी है उनकी जो डिमांड है और ये जो घटना है, इन दोनों को लेकर पटना पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है और किस तरह के एक्शन मोड में आगे आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, देखिए, जिसमें गोली मारकर भागते हुए अपराधी की तस्वीर सामने आई थी। ये तस्वीर पहले ही सामने आ चुकी थी, जिन तस्वीरों के जरिए पहले से ही पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही थी, अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ये तस्वीर दुकान के बाहर की है, जब जैसे ही पहले तो गोली मारी गई और उसके बाद अपराधी बाहर निकले और बाइक से वहां से फरार हो गए। देखिए, 3 अपराधी सड़क पर भागते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद सभी बाइक पर बैठते हैं और भाग निकलते हैं। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। बीटा में सोन नदी के किनारे छापेमारी की गई, जहां पर भट्टियां मिली, जिसे अब पुलिस ने नष्ट किया है। भारी मात्रा में शराब को भी नष्ट किया गया है। दियारा में शराब को छिपा कर रखा गया था, जहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने भट्टियों को नष्ट कर दिया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, दियारा इलाके की ये तस्वीर, जहां पर पहले से कई सारी शराब की भट्टियां चल रही थी और वहां पर पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से शराब तस्कर जो है वो तो भाग निकले, लेकिन जो भट्टियां वहां पर पुलिस ने देखी उसे अब ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही वहां से भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया था, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि नए नए तरीके इजाद करके लगातार शराब तस्कर जो हैं अपने स्तर से शराब बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव है, बहुत चौकन्नी हो चुकी है और फिलहाल पुलिस वैसे जगह पर पहुंचकर हर एक जगह पर जाकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रही है।
और छपरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, छपरा में शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर एक शराब की फैक्ट्री मिलने का खुलासा हुआ है। अमनौर में शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, यानी कि छपरा के अमनौर में यह फैक्ट्री चल रही थी। मुन्ना महतो के घर से शराब भी मिली है। संदिग्ध स्थिति में 6 लोगों की मौत के बाद यह कार्रवाई की गई। अमनौर और मकेर में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और एक एक करके छापेमारी की जा रही है। काफी ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश चल रही है कि आखिर जो संदिग्ध मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। हालांकि वो खबरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि शराब से मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन जो परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, वो चीख कर ये बता रहे हैं, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि ये जो मौतें हैं वो शराब की वजह से हुई है। लेकिन अब जो है छापेमारी चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? संतोष, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है अपने सहयोगी से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि छपरा में शराब की फैक्ट्री चल रही थी। अमनौर में शराब की फैक्ट्री का यह खुलासा हुआ है और वहीं पर आपको बता दें, कुछ दिन पहले 6 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। जो बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि मौत शराब पीने से नहीं हुई है, लेकिन जो परिजन है वो कह रहे हैं कि शराब वहां पर मिल रही थी। तो अभी जो ये बड़ा खुलासा हुआ है उससे अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, पहले तो ये बताइए कि छापेमारी में जो शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ उसके बारे में क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? संतोष, आप तक आवाज आ रही है? मधेपुरा में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की कुमार खंड शाखा से 9,25,000 की लूट हुई। 3 बाइक पर आए 6 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से लूटपाट की गई है। कुमारखंड ब्रांच से 9 लाख रुपए 25,000 की लूट जो है वो की गई है। बताया जा रहा है कि जो अपराधी थे वहां नकाबपोश अपराधी पहुंचे और इस पूरी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जिसके आधार पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल इसलिए भी उठ जाते हैं क्योंकि अभी जब पुलिस की तरफ से ज्यादा जो है सख्ती बरती जा रही है, ज्यादा पुलिसों की तैनाती की गई है, जहां एक तरफ कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को सही तरीके से पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर है, और ऐसे वक्त में अगर इस तरीके के आपराधिक वारदात को अपराधी अंजाम देकर आराम से भाग निकलते हैं तो पुलिस की कार्यशैली पर यह सवाल भी मधेपुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूट हुई है। 4-5 अपराधी थे। हथियार से थे या ऐसे थे? नहीं, हथियार से थे। कहाँ से? बार गोली मारने की धमकी भी दे रहे थे। कितना रुपया ले गए? 9,25,741। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थोड़ी ही देर में होने वाली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक होनी है, बस कुछ ही वक्त का इंतजार है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नई गाइडलाइंस पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि 21 जनवरी तक के लिए कोरोना की पाबंदी लागू की गई थी, जो आप लोग को पता था, जिसमें नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। दुकानों को टाइम पर खोलने और टाइम पर बंद करने की टाइमिंग सेट की गई थी। मास्क पहनने के लिए लोगों से अपील की गई थी, और ये जो 21 जनवरी तक लागू थी पाबंदी, अब इसके आगे क्या होगा उसको लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। बस कुछ वक्त का इंतजार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें ये एनालाइज किया जाएगा कि जो दिन बीते हैं, 21 दिनों का जो ये वक्त चला है, उस वक्त में क्या कुछ सही तरीके से निकलकर सामने आ पाया। हालांकि अगर आप कोविड केसेस की बात करेंगे तो बीते कुछ दिनों के हाल को अगर आप देखें
तो पटना में और पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो कोविड केसेस में थोड़ी सी कमी आई है, कमी देखने को मिली है, लेकिन केसेस भी जो है वो लगातार मिल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कितने समय का इंतजार करना पड़ेगा? कब ये बैठक शुरू हो रही है? देखिए सिप्रा, कल भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें मुख्य सचिव की अगुवाई में हुई थी और तमाम बिंदुओं पर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चली थी और तमाम बिंदुओं पे चर्चा हो चुकी थी। और खबर अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि उसी बैठक के बाद फैसला कर लिया गया था कि कल से जो 21 तारीख तक जो पाबंदियां लगाई गई थी उस पर आगे अपडेट क्या करना है। लेकिन जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि इसमें बहुत कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है। भले ही केसों की संख्या घटी है लेकिन बावजूद इसके बिहार सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि बिहार के अगल बगल के जो राज्य है वहाँ पे भी कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है, वहाँ पे भी मरीज लगातार मिल रहे हैं। तो बिहार सरकार कोई भी छूट, बहुत बड़ी छूट देने के मूड में नहीं है। हाँ, इतनी जानकारी जरूर मिल रही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में कुछ छूट की बात हो रही है, लेकिन मैं अभी आपको पुख्ते तरीके से नहीं कह सकता। लेकिन इतनी जरूर जानकारी मिल रही है कि उच्च शिक्षण संस्थान में कुछ छूटें मिल सकती है। लेकिन बहरहाल बाकी जो भी हो, नाइट कर्फ्यू की बात हो या फिर जो दुकानों में पाबंदी की बात हो, वो फिलहाल रहने वाली है। उसमें बहुत बड़ी छूट मिलने की संभावना नहीं है। जो कम उम्र, जो 8वें से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 8वें से कम क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो पाबंदियां थी वो भी लागू रहेगी। बाकी जो भी पाबंदियां लगी हुई थी शादी ब्याह के समारोह या फिर दूसरे जुटान पे, वो तमाम जो पाबंदियां थी वो लगभग बरकरार रहेंगी। लेकिन इतना तय है कि बहुत बड़ी छूट की संभावना जो जताने की बात हो रही थी, जताने की मतलब माफ़ कीजिएगा, जो बड़ी छूट की संभावना जताई जा रही थी उसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उच्च शिक्षण संस्थान को लेकर कुछ छूटें मिल सकती है। इसके लिए कुछ देर इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। तो देखिए, हमारे सहयोगी आनंद जो है वो जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जो बैठक, हालांकि हर कुछ इंटरवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक जो है पहले से होती आ रही है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोविड केसेस में कमी दर्ज की जा रही है वो तो है, लेकिन सरकार अभी कोई भी ढील देने की उसमें नहीं है, क्योंकि जो पाबंदियां पहले से लागू थी, हो सकता है कि 21 जनवरी के बाद भी आपको उन्हीं सब नियमों को पालन करना पड़ेगा। खास बदलाव होने की बात अभी सामने नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपी मगध यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज विशेष निगरानी इकाई के सामने पेश हुए। मगध विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर निविदा देने और खरीदारी करने के आरोपों में फंसे कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर पिछले दिनों विशेष निगरानी इकाई की टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ था। इस मामले में मगध विश्वविद्यालय के 4 अधिकारी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति से आज की पूछताछ में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, ये बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में फंसे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक बार फिर से स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उन्हें तलब किया था और मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट के इसी कार्यालय में फिलहाल मौजूद हैं, जहां पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने निविदा की जो प्रक्रिया होती है उसको ताक पर रखकर मगध विश्वविद्यालय में कई ठेके ऐसी एजेंसियों को दिए जो कागज पर ही मौजूद है। इसके अलावा स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। बोधगया में जो मगध विश्वविद्यालय का कुलपति का आवास है वहां पर छापेमारी हुई थी, कार्यालय में छापेमारी हुई थी और उनके गोरखपुर में जो उनका आवास है वहां पर भी छापेमारी की गई थी और इसमें आय से अधिक संपत्ति का भी पता चला था। और पूरे मामले में अब तक मगध विश्वविद्यालय के 4 अधिकारियों को स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने इसी कार्यालय में, जो ये कार्यालय यहाँ से पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी इसी गाड़ी से, जो उत्तर प्रदेश की गाड़ी, मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यूपी 53BM 8601 जो ये गाड़ी है, इसी गाड़ी से वो पहुंचे हैं और फिलहाल इनकी गाड़ी को स्पेशल विजिलेंस यूनिट के कार्यालय से बाहर रखा गया है और अंदर में जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में कई बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। उनके लिए एक राहत वाली बात यह है कि उन्होंने कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर
स्टे के लिए आवेदन दिया था और फिलहाल न्यायालय ने, जो निगरानी की विशेष अदालत है, उसने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन निश्चित तौर पर इसके बावजूद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज जो सवाल उभर कर सामने आएंगे उसके बाद उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अररिया में करीब 200 स्कूलों की मध्याह्न भोजन योजना की राशि में बड़ा घालमेल हुआ है। बच्चों के निवाले की राशि निकलने के लिए हेडमास्टर पर अकाउंट से छेड़छाड़ का आरोप खुद रानीगंज प्रखंड के बीईओ ने लगाया है। न्यूज़ 18 को दी गई जानकारी में बीईओ ने आरोप लगाया कि प्राइमरी स्कूल रुपेली में स्कॉलरशिप, पोशाक और एमडीएम योजना की राशि हजम कर ली गई। हड़ताल अवधि में स्कूल बंद होने के दौरान इसकी निकासी की गई। अगर केवल रानीगंज प्रखंड की जांच की जाए तो यहां एमडीएम के 3 से 4 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। अधिक जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। अररिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर करीब रानीगंज प्रखंड के 200 स्कूलों में जो है एमडीएम की राशि में जो है बड़ा गबन हुआ है। बता दें कि बच्चों के निवाले को निगलने के लिए हेडमास्टर पर अकाउंट से छेड़छाड़ करने का यह आरोप है। यह आरोप दरअसल किसी और ने नहीं बल्कि रानीगंज प्रखंड के बीओ ने ही लगाया है। रानीगंज के बीओ कामेंद्र कुमार कामेश ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि प्राथमिक विद्यालय रुपेली में छात्रवृत्ति, पोशाक राशि और एमडीएम की राशि हजम कर ली गई। उन्होंने बताया कि हड़ताल अवधि में भी जब स्कूल बंद थे उस दौरान एमडीएम की राशि जो है आखिर कैसे निकाल ली गई। बीओ ने साफ तौर पर बताया कि रानीगंज के प्राथमिक विद्यालय रुपेली के एचएम अखलाकुर रहमान ने हड़ताल अवधि में मध्याह्न भोजन योजना की राशि निकासी कर ली है। अभी हम मौजूद हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समीप डीओ राजकुमार। उन्होंने बयान तो नहीं दिया लेकिन फ़ोन पर बताया है कि जो बीओ ने सूचना दी है वो लिखित तौर पर नहीं दी है। ऐसे में लिखित तौर पर जो बीओ यदि सूचना देते हैं तो ऐसे में जो है जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव शराबबंदी में ढील देने के पक्ष में नहीं है। सांसद ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ लीकेज है जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। जहां से सरकार के प्रयास के बावजूद भी लीकेज रह जा रहा है। अब उसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कौन अधिकारी का जिम्मेदारी अगर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा, पहले भी किया है सरकार ने और अभी भी करने का काम किया। नालंदा में ही कार्रवाई हुई और हम विपक्ष में थे, उस समय में हम लोगों ने समर्थन किया था और आज भी हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। किशनगंज में शीतलहर का कहर जारी है, लेकिन प्रशासन का मजाक भी कम क्रूर नहीं है। यहां कड़ाके की ठंड से लोगों के बचाव के लिए हर पंचायत में महज 4 कंबल बांटने का निर्देश दिया गया है। सोचिए, जहां 400 कंबल भी कम हैं, वहां 4 कंबलों से क्या होगा। प्रशासन के रवैये से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी गुस्सा है। एक पंचायत 4-4 कंबल मिला था। प्रत्येक पंचायत? जी, प्रत्येक पंचायत 4-4। जी, 24 पंचायत है, 96 को कंबल मिला था। हम लोग जो है गरीबों, विकलांगों, वृद्धजन वगैरह में हम लोग वितरण कर चुके हैं। कुछ कंबल है जो अभी लोग नहीं आए थे मेरे पास, और जो है पंचायत सचिव के माध्यम से, माननीय मुखिया जी के माध्यम से हम लोग जो सर्वे कराए कि कौन लोग ज़रूरतमंद हैं, इसलिए कि प्रत्येक पंचायत में अगर 400 भी मिलता तो कम था। यह है कि हम लोगों को जो अभी ये हमारे कोचाधामन के बीडीओ साहब जो बोले कि हम लोगों को 4 कंबल मिला है एक पंचायत के लिए, हम इस बात पर बहुत ही नाउम्मीद हो गए इस सरकार से कि हमारे इस सरकार को जो करना चाहिए उसका 0.1% भी नहीं करते हैं। और ये 4 कंबल दे के गोया कि हमारा इंसल्टी, हमारे गरीबों का, हमारे माँ बहनों का, बेवाओं का ये इंसल्टी हो रहा है बिहार सरकार की तरफ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।